नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। जनरली हम Q&A सेशन संडे को करते हैं, लेकिन अब 3 दिन मार्केट में लगातार छुट्टी मिल गई है, तो घर वाले बता रहे हैं कि फैमिली टाइम स्पेंड करो। क्या रोज रोज मार्केट लगा कर रखा है। अगर 3 दिनों तक मार्केट के बारे में जरा सी भी बात की तो मार्केट में काम करना बंद करवा देंगे, मार्केट में अकाउंट बंद करवा देंगे, ऐसी धमकियां मुझे मिल रही है। तो बहुत ही मुश्किल से स्पेशल परमिशन लेके आज मैं वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए जोक सपाट, सबसे पहला क्वेश्चन उज्जवल जी का है। अवंती फीड्स और IOLCP लॉन्ग टर्म के लिए, दोनों ही अच्छी कंपनीज है, डिसेंट कंपनीज है लॉन्ग टर्म के लिए। रमेश जी का क्वेश्चन अडानी ग्रीन से रिलेटेड है। अडानी ग्रीन में देखिए, ये जो सेक्टर में काम करता है उस सेक्टर का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है और इसी के कारण ये स्टॉक भी बहुत ही ज्यादा भाग चुका है। लेकिन जो सारे अच्छी चीजें हैं, पॉजिटिव चीजें हैं फ्यूचर की, वो फिलहाल हमें वैल्यूएशन में फैक्टर्ड इन होती हुई नजर आई है। अगर आप फिलहाल बैलेंस शीट देखेंगे, फिलहाल इसका इनकम देखेंगे, तो आपको इतना नंबर्स में कुछ दिखाई नहीं देगा, सब कुछ फ्यूचर पर चलता हुआ नजर आता है। तो अब कंपनी को तो खुद को प्रूव करना है, तो इसलिए मेरे हिसाब से वेट करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे सालों का इसने अपने अंदर फैक्टर कर लिया है। डिक्सन और एस्ट्रल के बारे में बात करें तो दोनों ही शानदार स्टॉक है, लेकिन खरीदने की फिलहाल जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई स्टॉक इस तरह से भागता है, जैसे एस्ट्रल भागा है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज भागा है, तो जनरली वहां पर होता क्या है, ट्रेंड जब तक वो फॉलो करता है बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जब वो ट्रेंड हमें टूटता हुआ नजर आता है तो स्टॉक हमें कंटिन्यूअसली वीक होता हुआ नजर आता है। सेल ऑन राइज की सिचुएशन वहां पर हो जाती है। तो फिलहाल दोनों में ही ट्रेंड हमें टूटते हुए नजर आए हैं। एस्ट्रल में तो टूट चुका है और डिक्सन में भी ट्रेंड बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका है, तो फिलहाल थोड़ा सा वेट करना मेरे हिसाब से बेहतर है। अर्पण जी का क्वेश्चन है, नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए कौन सा स्टॉक बेहतर है, रूट मोबाइल या हैप्पीएस्ट माइंड्स? दोनों ही अच्छी कंपनीज है, हालांकि दोनों के बिजनेस मॉडल भी अलग अलग है, लेकिन किसी एक को सिलेक्ट करना ही करना है तो मैं हैप्पीएस्ट माइंड्स को सिलेक्ट करूंगा। डीमार्ट और इंडिया मार्ट दोनों ही अलग अलग बिजनेस है। डीमार्ट बिजनेस टू कंज्यूमर है और इंडिया मार्ट बिजनेस टू बिजनेस है, तो यहां पर किसी एक को सिलेक्ट करना ही करना है, तो मेरे हिसाब से डीमार्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा। मदरसन सुमी और मिंडा इंडस्ट्री दोनों ही अच्छी कंपनीज हैं। यहां पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी एक को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो मदरसन सुमी मेरे हिसाब से बेहतर है। राजू जी का क्वेश्चन है, फाइन ऑर्गेनिक्स लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है? ठीक ठाक कंपनी कहूंगा, इसका वैल्यूएशन मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, इसके फंडामेंटल्स भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं जितने आपको पीयर कंपनीज में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले भी कुछ महीनों पहले डिस्कशन किया था कि इतना कुछ ज़्यादा स्टॉक बेहतर दिखाई नहीं दे रहा है, फंडामेंटल्स इतने अच्छे नहीं है और ऊपर से इसका वैल्यूएशन पीयर कंपनीज के मुकाबले ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में मेरा मानना है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी और पे बाय कर लेते हैं तो भी कोई मुझे प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। जुबिलेंट फूडवर्क ऑफकोर्स बहुत ही अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए। असित कुमार जी का क्वेश्चन है, पॉलीकैब लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इसे हमने कई बार डिस्कस किया। 600 700 800 पे लास्ट हमने खरीदारी की थी, उसके बाद कुछ 1100 के आसपास आया नहीं था या शायद ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन फिलहाल बहुत ही अच्छा स्टॉक है। यहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए विजन बनाकर रख सकते हैं। हैवेल्स का एक बहुत ही अच्छा पीयर कंपनीज है, लेकिन फिलहाल जो प्राइस चल रहा है कंसोलिडेट कर रहा है, मार्केट इतनी उथल पुथल हो गई, पॉलीकैब में कुछ ज्यादा आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिला। अगर ऊपर भी जाता है तो ऊपर से तुरंत नीचे आ जाता है इंट्राडे बेसिस पर, नीचे जाता है तो इंट्राडे बेसिस पर वापस कवर भी हो जाता है। तो अभी कंसोलिडेशन चल रहा है और कंसोलिडेशन में दो चांसेस होते हैं, या तो वो भागकर ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। और फिलहाल स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, कॉपर के प्राइसेस भी अपने ऑल टाइम हाई पर चलते हुए नजर आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये सारी न्यूज पॉलीकैब के लिए अच्छी नहीं है। बाय चांस अगर रिजल्ट्स के बाद गिरावट आती है, रिजल्ट्स के पहले भी आ जाती है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है स्टॉक को खरीदने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिषेक जी का है, बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व से रिलेटेड। फिलहाल अगर आप किसी भी फाइनेंशियल स्टॉक में खरीदारी के बारे में सोच रहे हैं, या तो वो बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है अपने हाई से, यानी कि ऑलरेडी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में हो गई है, तो ठीक है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स के बारे में बात कर रहा हूं, फंडामेंटली वीक के बारे में बात नहीं कर रहा। अगर ऑलरेडी बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है तो अच्छी बात है, वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टॉक में सिग्निफिकेंट करेक्शन देखने को नहीं मिला तो वेट कीजिए, क्योंकि अब Q4 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, एनपीए की सिचुएशन अभी आपको खुलती हुई नजर आएगी, तो थोड़ा सा वेट करना मेरे हिसाब से बेहतर है। टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स और टाटा पावर, इसके बारे में फिलहाल चर्चा की थी कि थोड़े से रिस्की स्टॉक्स हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा भाग भी चुके हैं, तो वहां पर खरीदारी करना चाहें। फिलहाल लास्ट कुछ 2-4 वीडियो पहले ही बात की थी, उसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवंती फीड्स, उसके बारे में बात हो गई। नेस्को के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें तो दोनों ही काफी ज्यादा वीक दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदुस्तान फूड से रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म का व्यू। हिंदुस्तान फूड्स भी काफी अच्छी कंपनी है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज काफी लोग समझ चुके हैं वो क्या करता है। जो ब्रांड्स हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स, उसे मैन्युफैक्चरिंग करने का काम डिक्सन टेक्नोलॉजीज का है, तो वैसे ही हिंदुस्तान फूड्स भी कुछ ऐसा ही काम करता है। हम जो अलग अलग FMCG प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं उसे मैन्युफैक्चर हिंदुस्तान फूड्स करता है, तो ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा शेयर है। मनीष जी का क्वेश्चन है, KEI और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या इसे एड ऑन डिप
डिप्स लगा सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो KEI इंडस्ट्री मेरे हिसाब से ठीक है, यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है किसी भी फाइनेंशियल स्टॉक के बारे में, तो वहाँ पर बाय ऑन डिप्स में सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में करना पसंद करूँगा। और स्पेशली जब भी बात आती है स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो वहाँ पर बाय ऑन डिप्स लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा करना मैं इतना प्रेफर नहीं करूँगा। जिस हिसाब से आप HDFC बैंक को बिना टेंशन के खरीदते जाएंगे, जितना भी नीचे आएगा, तो वो हिसाब से आप इतना टेंशन फ्री नहीं रहते हैं, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक का फोकस हमेशा माइक्रो फाइनेंस पर होता है। जैसे बंधन बैंक का फोकस भी वहाँ पर ही है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस ले लीजिए, अलग अलग कितने भी आपको स्मॉल फाइनेंस मिल जाएंगे, इन सब का फोकस ज़्यादातर आपको माइक्रो फाइनेंस पर दिखाई देगा। तो ऐसी सिचुएशन में एसेट जो होता है, इनका जो लोन इन्होंने बांट कर रखा होता है, वो इतना सेफ नहीं होता। तो इसलिए ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हैं, लेकिन बाय ऑन डिप्स जितना गिरे उतना खरीदता जाऊंगा, इसके लिए इतना ये सेफ शेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिद्धार्थ जी का है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है कि वैल्यूएशन जब ऊपर चले जाए तो इन्वेस्टर्स को क्या बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए। तो अब देखिए, इसमें लॉन्ग टर्म के अगर इन्वेस्टर हैं तो आप कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है स्टॉक के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है और आपने बाय चांस अच्छे प्राइस पर मिल रहा था इसलिए खरीद लिया है, या फिर फंडामेंटल्स आपके चेंज हो गए हैं, कंपनी आपने जब खरीदी थी तब अच्छी थी लेकिन उसके फंडामेंटल्स में, मैनेजमेंट में अभी कमियां आ रही है, तो वहां पर आप बेचने के बारे में सोच सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर निकालना है तो कितना निकालना चाहिए, तो मेरे हिसाब से एक सेक्टर में कभी भी 20% से ज़्यादा का एलोकेशन नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका पोर्टफोलियो ऊपर चला जाता है, सपोज आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, 200 रुपये हो जाता है, तो ऑफकोर्स उसमें से एक सेक्टर ऐसा होगा जिसने दूसरे आपके सारे इन्वेस्टमेंट को आउट परफॉर्म किया है, तो उस सेक्टर में से आप निकालने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू 30% हो जाता है 20% की जगह, तो ऊपर का जो 10% है उसे आप कट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो क्या आपको इन्वेस्टमेंट हटा देना चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट रखना चाहिए मार्केट में। बहुत लोगों को ये भी पसंद है, ये भी बुरा नहीं है। आपने जितना 100 रुपये लगाया है 150 हो गया तो 50 रहने दीजिए, लेकिन 100 आप निकाल दीजिए। तो ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, करना चाहे तो करने के बारे में सोच सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। या फिर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर को प्रॉफिट बुकिंग करनी ही नहीं चाहिए। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जब मार्केट ऊपर होती है तब तो लोग ये बहुत ही ईजिली बता देते हैं कि हम लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, हम कभी भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे, मार्केट को टाइम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जब भी करेक्शन आ जाता है, अभी फिलहाल इतना छोटा सा करेक्शन आया तो भी बहुत लोग घबरा गए हैं। अगर बाय चांस कोई आगे क्रैश आ जाता है, क्रैश आने ही वाला है, अभी नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, कभी ना कभी तो सब इंस्टेंस ऐसे होता ही रहता है, मार्केट के अप एंड डाउन है। तो उस समय आपको घबराना नहीं चाहिए। अगर आप उस समय को होल्ड कर सकते हैं तो आप यहां पर कंटिन्यू होल्डिंग करना कंटिन्यू कीजिए। वरना जब वैल्यूएशंस आपको ओवर दिखाई दे, आपको लगता है कि फंडामेंटल जितने अच्छे हैं उससे भी कहीं ज्यादा ऊपर के वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो वहां पर आप बेचने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जी का है, क्या फाइनेंशियल स्टॉक्स में डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अब डाउन ट्रेंड में देखिए ऐसा है कि स्टॉक्स इतने भाग चुके हैं और कुछ स्टॉक्स में करेक्शन भी देखने को मिला, तो मार्केट का क्या एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से स्टॉक्स हमें परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जरूर गिरेंगे ही गिरेंगे, एनपीए ज्यादा आएंगे ही आएंगे। तो ये भी हमें पता ही था कि जीडीपी का डेटा कॉन्ट्रैक्ट होगा ही होगा, उसके बावजूद भी मार्केट ऊपर जा रही थी। तो इसलिए हम इसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट जरूर गिरेगी, फाइनेंशियल स्टॉक्स में जरूर गिरावट आएगी या नहीं आएगी, लेकिन प्रेशर ऑफकोर्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको बहुत ही सिलेक्टिव होना है, और इसके बारे में तो हमने चर्चा कर ली कि करेक्शन हुआ तो खरीदिए, वरना थोड़ा सा वेट करना मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। कोरोना की वजह से लॉकडाउन की न्यूज आ रही है, तो क्या आईटी स्टॉक्स पर, बिजनेस पर इफेक्ट करेगा या नहीं। अभी देखिए, अगर कोरोना की न्यूज आती है, फिर से लॉकडाउन लगता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अनलाइकली है। ऐसा नहीं होने वाला, जैसे पहले फुल लॉकडाउन था वैसा तो स्पेशली अभी फिलहाल नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इस हिसाब से आईटी कंपनीज के बिजनेस पर इतना इंपैक्ट ओवरऑल पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन डोमिनो इफेक्ट पड़ता है। अभी सपोज मेरे बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ गया लॉकडाउन की वजह से, तो मैं जो बिजनेस टीसीएस को देता हूं वो नहीं दे पाऊंगा। तो ये सारा डोमिनो इफेक्ट हमें पड़ता हुआ नजर आएगा। और अगर मार्केट का सेंटीमेंट खराब होता है तो कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, कितना भी उसका अच्छा समय क्यों ना चल रहा हो, ऑफकोर्स उसमें गिरावट देखने को मिलने ही वाली है। शॉर्ट टर्म के लिए तो शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन अगर मार्केट का सेंटीमेंट खराब होता है तो ऑफकोर्स ये स्टॉक भी हमें जरूर गिरते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पंकज जी का है, एसबीआई कार्ड्स वैल्यू बाय के बारे में बात करें तो अगर एकदम अच्छे प्राइस पर खरीदना चाहते हैं तो जो आईपीओ का प्राइस आया था वो मेरे हिसाब से बेस्ट प्राइस है। आएगा या नहीं ये नहीं पता, लेकिन वैल्यू वहां पर सबसे ज्यादा आपको दिखाई देगी। ऑफकोर्स वैल्यू तो मतलब 500 पे भी है, 400 पर भी है, लेकिन जो फिलहाल लाइकली दिखाई दे रहा है, अगर सिचुएशन थोड़ी सी वर्स होती है, 2-3 दिनों तक सेल ऑफ कंटिन्यू होता है और बाय चांस वो आईपीओ के प्राइस पर आता है, तो वहां पर आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिद्धार्थ जी का है, ऐसे इंडिकेटर्स जो आप पर्सनली यूज करते हैं गुड क्वालिटी स्टॉक्स को
परफेक्ट बाइंग लेवल के लिए। तो ऐसे तो मैं कोई परफेक्ट बाइंग लेवल स्टॉक का होता नहीं है और ऐसा कोई इंडिकेटर भी नहीं है जो कि आपको परफेक्ट बाइंग लेवल बता दे। मैं अलग अलग इंडिकेटर्स यूज करता हूँ, सिंपल इंडिकेटर्स यूज करता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करता। एक तो देखिए जो मूविंग एवरेजेस हैं उसे यूज करता हूँ, MACD है, RSI है, मनी फ्लो इंडेक्स है, बॉलिंजर बैंड है, पिवट पॉइंट्स है और वॉल्यूम्स की कैंडल है, उन्हें एक बार देख लेता हूँ, उसमें आइडिया आ जाता है आपको। और वैसे भी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स को ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई एकदम बॉटम चाहिए, 100 रुपये का स्टॉक ही मिलना चाहिए, अगर वो 101 में भी मिल गया तो भी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं, आपने माइंडसेट नहीं रखना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो इंडिकेटर्स हैं ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैंडल स्टिक, प्राइस एक्शन क्या चल रहा है ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। आपको कई बार इंडिकेटर्स तो बता देंगे कि अभी पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टॉक में अगर जो प्राइस है वो आपको ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, कैंडल स्टिक में आपको कोई बुलिश फॉर्मेशन दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहां पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। सुभादीप जी का क्वेश्चन है कि बाटा को क्या खरीदा जा सकता है? नहीं, बाटा मेरे हिसाब से एक अंडर परफॉर्मर रहा है, उसका रीज़न भी है अंडर परफॉर्मेंस का, क्योंकि फिलहाल सिचुएशन इतनी ख़राब है, स्कूल्स बंद है और स्पेशली इनका जो कामकाज है, जो बच्चे हैं उनके लिए शूज़ बनाते हैं और फॉर्मल शूज़ में ज़्यादा कामकाज है, तो ऑफिस जाने वाले भी थोड़े कम हो गए थे लोग फिलहाल लॉकडाउन की वजह से, और स्कूल्स तो अभी भी बंद ही दिखाई दे रही है। तो बाटा इंडिया के परफॉर्मेंस पर बहुत ही बुरा इंपैक्ट पड़ा है, लेकिन एक वैल्यू बाय है फिलहाल स्टॉक। ऐसी कंपनीज जो अच्छी कंपनीज होती हैं लेकिन उनका समय बुरा चलता होता है, तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए इससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, इससे ग्रैब करना चाहिए। बाटा इंडिया हो गया या फिर VIP इंडस्ट्री भी हो गया, इन सब स्टॉक्स के, इन सब कंपनियों का समय बुरा चल रहा है, लेकिन कंपनी टॉप क्लास है, तो यहाँ पर नज़र बनाकर जरूर रखनी चाहिए, आपको इन्वेस्टिंग के बारे में सोचना चाहिए। और कुछ प्रॉमिसिंग मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में बात की, तो जब बात आती है मिड कैप स्मॉल कैप के बारे में तो ऑफकोर्स रिस्क आपको ज़्यादा दिखाई देगा। तो मैंने कुछ शेयर्स मेरे लिए सिलेक्ट किए हैं, मैं पर्सनली यहाँ पर इन्वेस्टर हूँ, तो ये डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा। मेरे हिसाब से पॉली कैप मिड कैप स्पेस में काफ़ी अच्छा है, मेट्रोपोलिस मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और मैं बता दूँ सब स्टॉक में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है और जनरली आपको मिड कैप स्मॉल कैप में दिखाई भी देगी, तो अपने हिसाब से स्टडी करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। पॉली कैप अच्छा है, साथ ही साथ मेट्रोपोलिस अच्छा है, मन्नापुरम फाइनेंस में मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मुथूट फाइनेंस जितनी कैपेबिलिटीज़ वो रखता है ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। इसके अलावा नेस्को मुझे बहुत ही पसंद है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, और मुझे सिस बहुत ही पसंद है जहां पर मैं इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता हूं। तो ये कुछ शेयर्स हैं जो कि मेरे हिसाब से आगे आने वाले 15-20 सालों में हमें अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, और ये मैंने प्योरली लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, इसमें कुछ मैं ज़्यादा शॉर्ट टर्म के लिए इसमें बेचने का प्लानिंग नहीं कर रहा हूँ, टोटली लॉन्ग टर्म के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। अगर ये शेयर्स 50% गिर भी जाएंगे तो भी कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए और मुझे कंपनी पर विश्वास है, ये सोचकर मैंने इन्वेस्ट किया है। तो ये सब सोचकर ही आपको भी स्टॉक को एनालाइज करने के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिषेक जी का है, अभी एक्सेंचर ने अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं तो क्या IT स्टॉक्स में फ्रेश बाइंग करनी चाहिए? अब देखिए सिर्फ रिजल्ट्स अच्छे होने से कुछ नहीं होता, सेंटीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ है, IT स्टॉक्स में वैल्यूएशन हिस्टोरिकली हाई चल रहे हैं, तो अभी अगर अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो ये गारंटी नहीं है कि स्टॉक्स जरूर ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। बहुत ही भारी तेजी जो अभी तक देखने को मिली है वो हमें कंटिन्यू रहती हुई नजर आएगी, क्योंकि सारी चीज़ें फैक्टर्ड इन होती हुई नजर आई है। ऑफकोर्स तेजी आ सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मेरा मानना है अगर बाय चांस रिजल्ट्स थोड़े से एक्सपेक्टेशन के बिलो आ जाते हैं तो गिरावट बहुत ही ज्यादा आएगी, जितना आपने एक्सपेक्ट किया होगा उससे ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट ने एक सोचा रहता है कि इतना तो अच्छा करना ही चाहिए, लेकिन नहीं करता है तो गिरावट बहुत ही ज्यादा हो जाती है। और IT स्टॉक्स में फिलहाल जो तेजी आई है उस हिसाब से मेरा मानना है कि अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जो आप तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको जल्द ही देखने को नहीं मिलेगी, थोड़ा सा कंसोलिडेशन आपको IT सेक्टर में दिखाई पड़ सकता है। बाकी लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। सुमन जी का क्वेश्चन है टैक्सेशन से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पर मेरा एक्सपर्टीज तो नहीं है, आप अपने CA से बात कर सकते हैं, लेकिन इक्विटी में जो टैक्स लगते हैं वो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। डिविडेंड के बारे में बात करें तो अपने स्लैब के हिसाब से शायद है, आप कौन से स्लैब में आते हैं, 5 लाख में, 10 लाख में, इसके हिसाब से आपको डिविडेंड पर टैक्स पे करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भरत हीरानंदानी जी का है कि अभी HDFC बैंक में 2-3 महीनों में क्या हो सकता है, अभी रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, तो यही मेन बात वही है, रिजल्ट्स आ रहे हैं। रिजल्ट्स कैसे आते हैं, रिजल्ट्स मुझे नहीं पता भाई, रिजल्ट्स मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्या आ रहा है वो आ रहा है, जो रिजल्ट्स आएगा उसके हिसाब से हमें काम करना है। तो अभी रिजल्ट्स कैसे आएंगे ये तो किसी को नहीं पता, अगर अच्छे आते हैं तो आपने 1600 क्या 1800 भी जा सकता है, लेकिन अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं तो स्टॉक में करेक्शन भी आ सकता है, वापस हमें 1300 के नीचे भी स्टॉक आता हुआ नजर आ सकता है, डिपेंड्स ऑन सेंटीमेंट कैसा है।
है। हितेश जी का क्वेश्चन है मदरसन सुमी मिंडा इंडस्ट्री, इसके बारे में चर्चा कर ली। टाटा केमिकल काफ़ी अच्छा स्टॉक है। एक्साइड इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा है। बजाज ऑटो काफ़ी अच्छा है। अडानी ग्रीन के बारे में भी बात कर ली। लॉन्ग टर्म के लिए 5 ईयर के बारे में फंडामेंटली कैसे हैं, तो सबके सब अच्छे स्टॉक्स हैं और सबके बारे में हमने चर्चा भी कर ली है। बजाज ऑटो, टाटा केमिकल्स, एक्साइड इंडस्ट्री के बारे में चर्चा नहीं की, तो ये भी तीनों अच्छे स्टॉक्स हैं। इनका फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में काफ़ी अच्छा काम करते हुए नजर आते हैं। संजय मिश्रा जी का क्वेश्चन है कि नवीन फ्लोरिन, अल्काइल एमाइन्स और अतुल में से बेहतर कौन से हैं। अभी यहाँ पर तीनों ही एक्चुअली अच्छे स्टॉक्स हैं, बहुत ही अच्छे हैं, अपने सेक्टर में बहुत ही अच्छा कामकाज भी करते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन अभी एकदम इसमें एक्चुअली आपने बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछा है। तीनों ही बहुत ही अच्छे स्टॉक हैं, तीनों को आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। अब ये तो ऐसा क्वेश्चन है टीसीएस है अच्छा है या फिर इन्फोसिस अच्छा है, तो इसका कोई सबका अलग अलग जवाब होता है। तो यहाँ पर भी आप किसी भी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तीनों ही फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनीज हैं जहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रैन्यूल से रिलेटेड है। डाउन ट्रेंड चल रहा है, क्यों रिकवर नहीं कर रहा। अब देखिए हुआ यूँ कि अभी मार्केट जो क्रैश हुई थी उसके बाद सबके सब फार्मा स्टॉक्स भागे और स्पेशली एपीआई वाले स्टॉक ज़्यादा भागे। तो ऐसी सिचुएशन में अभी थोड़ा सा अगर प्रॉफिट बुकिंग होता है, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड चलता है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। और इसे डाउन ट्रेंड नहीं कहूँगा मैं, इसे सिर्फ और सिर्फ करेक्शन कहूँगा। अगर 6 महीने से स्टॉक गिरता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो 6 महीने में भाग इतना गया जितना उससे 3-4 सालों में एक्सपेक्ट किया जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा गिरता है तो उसमें अच्छी बात है और लॉन्ग टर्म के लिए शेयर भी अच्छा है, नज़र बनाकर रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अवंती फीड से रिलेटेड है, क्यों नीचे जा रहा है। तो फिलहाल जो अवंती फीड्स काम करता है वो काम थोड़ा सा कम होता होना चाहिए। ये जो भी एक्सपोर्ट्स है इन सब चीज़ों का, श्रिम्स का, जो भी नॉनवेज आइटम है, वहाँ पर थोड़ा सा कोविड की वजह से रोक लग गई है, थोड़ा सा भी काम का ठंडा होता हुआ नजर आया, इसलिए अवंती फीड्स का शेयर भी ठंडा होता हुआ नजर आया है। डिक्सॉन के बारे में चर्चा कर ली। नौकरी के बारे में बात करें तो ये फिलहाल मुझे लगता है कि अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर नज़र बनाकर रख सकते हैं। अब खरीदारी करनी है तो थोड़ा थोड़ा करके इसे एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमित जी का है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में कितना डाउनसाइड हो सकता है। डाउनसाइड हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मार्केट ओवर वैल्यूड है, गिरने में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आपका विजन अच्छा है, लॉन्ग टर्म का है, तो आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। मन्नापुरम में क्यों गिरावट आ रही है, क्या आरबीआई एनबीएफसी लाएगी जो उसकी वजह से प्रेशर आ रहा है। तो अब देखिए गोल्ड के प्राइसेस कंटिन्यूसली गिर रहे हैं, उसका प्राइस हमें फैक्टर इन होता हुआ नजर आया। मुथूट फाइनेंस पर भी थोड़ी सी हमें सिचुएशन खराब दिखाई दे रही है और मन्नापुरम फाइनेंस भी वही कामकाज करता हुआ नजर आता है। स्पेशली दोनों स्टॉक्स भागे भी बहुत हैं, तो इसलिए पिछले कुछ समय से आप देखेंगे मुथूट और मन्नापुरम दोनों में कंसोलिडेशन ही चल रहा है। ज़्यादा तेज़ी आपको देखने को नहीं मिले। मैं पिछले 4-6 महीनों की बात कर रहा हूँ, आपको ज़्यादा तेज़ी दिखाई नहीं देगी। एक ही रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अभी चलता है। अभी इतनी तेज़ी आई थी, गोल्ड प्राइस इतना ऊपर गया था तो उसके स्टॉक्स तो चढ़ गए, लेकिन अब गोल्ड प्राइस इतना नीचे आ रहा है, उसके बावजूद स्टॉक में गिरावट नहीं आई है, ये भी सोचने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 मस्ट हैव स्टॉक्स। अभी देखिए लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर के लिए कोई ऐसा फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि एचडीएफसी बैंक बहुत ही अच्छा है, टीसीएस रिलायंस बहुत ही अच्छा है, ये स्टॉक्स तो अपने पोर्टफोलियो में होने चाहिए। लेकिन अगर आप किसी बड़े आदमी का पोर्टफोलियो देखेंगे, आर के दामानी जी का, आरजे का पोर्टफोलियो देखेंगे, तो आपको पता चलेगा उनके पोर्टफोलियो में ये सब स्टॉक्स आपको दिखाई नहीं देंगे। तो सबका विजन अलग अलग होता है, उनका रिस्क ट्रैकिंग कैपेसिटी हमसे कहीं ज़्यादा है, तो उन्हें सेफ स्टॉक्स में, ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर उन्हें दिखता है कि आगे आने वाले 10 सालों में ये खुद एक ब्लू चिप स्टॉक बन जाएगा। तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से ये मस्ट हैव स्टॉक्स की लिस्ट बदल जाती है। लेकिन अगर बात करें रिस्क टेकिंग रिस्क के अलावा रिटेल के लिए जो मार्केट में डिसेंट रिटर्न्स कमाना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से 7 स्टॉक्स अगर आपको चूज करने हैं तो एचडीएफसी बैंक है, टीसीएस है, रिलायंस है, पिडिलाइट इंडस्ट्री है, एशियन पेंट्स है, टाइटन है, बजाज फाइनेंस है, ये सब अच्छे स्टॉक्स हैं, ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जो कि अपने सेक्टर में शानदार कामकाज करते हैं। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। अनुपम रसायन में क्या करें, यहाँ पर लिस्टिंग पर फंस गए। तो यहाँ पर देखिए अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए तो पहले दिन जो भी होता है स्टॉक को बेच ही देना चाहिए। अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट लेकर निकल जाइए। फिर शेयर भले ही ऊपर जाए, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। शेयर नीचे डिस्काउंट पर ओपन हुआ तो भी बेचना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका क्या व्यू है ये आप देखिए। लिस्टिंग गेन के लिए लिया है तो लिस्टिंग डे पर ही निकलना मेरे हिसाब से बेहतर रहता है, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा होती है, ट्रेडर्स इतने एक्टिव होते हैं कि यहाँ पर मूव प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मैं तो आपको यही राय दूंगा, अगर आपका विजन सिर्फ लिस्टिंग गेन का है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखना चाहते तो निकलना सबसे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलहाल बजाज फाइनेंस के बारे में बात हो गई, डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में बात हो गई, एचडीएफसी बैंक यहाँ पर भी वो भी फाइनेंशियल स्टॉक्स में आ गया, उसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली है। एचयूएल के बारे में बात करें तो फिलहाल हमें वहाँ पर ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, कई बार इसमें एक्यूमुलेशन का मौका मिला, कई बार हमने खरीदा भी है। फिलहाल थोड़ा सा एंजॉय करने का समय चल रहा है और एचयूएल ऐसा स्टॉक है जो कि 1-2 साल से कॉन्सोलिडेट कर रहा है, तो ऐसे चांसेस हैं कि वापस आपको ये 2200-2300 के रेंज में मिल जाएगा, वहाँ पर आप खरीद सकते हैं। अगर बाय चांस मार्केट थोड़ा करेक्ट होता है, वापस आपको ये 20-50 के आसपास मिलता है, तो वहाँ पर फिर से खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। इन्फोसिस आईटी स्टॉक्स के बारे में बात कर ली, पिडिलाइट के बारे में बात करें तो अभी क्रूड ऑयल के प्राइसेस हमें नीचे जाते हुए नजर आए थे, इसलिए इस स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिली, लेकिन मेरा मानना है फिलहाल थोड़ा सा वेट करना बेहतर है। ये पिडिलाइट इंडस्ट्री हमें थोड़ा सा और नीचे आता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन एक ब्रेकआउट देने के बाद ऐसा मेरा मानना है पर्सनली आपको अच्छे वैल्यू पर यह स्टॉक मिल सकता है। फिलहाल ये 1800 पर चल रहा है, आपको कुछ नहीं तो भी 1700 के नीचे तो स्टॉक आराम से मिल जाएगा। 1650 1620 ये कोई हार्ड अचीवेबल प्राइसेस नहीं है, ये प्राइसेस आपको आते हुए नजर आ सकते हैं। रिलैक्सो के बारे में बात करें तो रिलैक्सो काफी अच्छा स्टॉक है, लेकिन यहां पर भी आपको फिलहाल आर या पार वाली सिचुएशन बनी हुई है, तो वेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिद्धार्थ जी का है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, व्हाट आर योर व्यूज ऑन नंबर ऑफ स्टॉक्स वन शुड होल्ड। इसके बारे में तो पूरी चर्चा की हमने, इसका ऊपर पूरा सीरीज बना दिया, आइडियल पोर्टफोलियो की सीरीज, जिसके आपको प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पर, उसे आप देख सकते हैं कितने स्टॉक्स आपको होल्ड करने चाहिए। ओवर डाइवर्सिफिकेशन से ऑफकोर्स कंपाउंडिंग पर आपको असर पड़ता हुआ नजर आएगा ही, क्योंकि अगर आपने 50 स्टॉक लेकर रखे हैं तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि 50 के 50 बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, कोई माइनस चला जाएगा, कोई मॉडरेट परफॉर्म करेगा, 5 या 10 स्टॉक होंगे जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो इसीलिए एकदम स्टॉक सिलेक्शन बहुत ही अच्छे से करना जरूरी हो जाता है। तो ऐसे कितने स्टॉक्स रखने चाहिए जिससे ऑप्टिमल गेन्स हमें देखने को मिले, जिससे आपको ओवर डाइवर्सिफिकेशन का भी डर ना हो, वो भी इफेक्ट आपको देखने को ना मिले, तो ये तो कैपिटल पर डिपेंड करता है। अगर आपका कैपिटल 1 लाख का है तो 2-4 स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत हो गए, लेकिन 1 करोड़ का है तो अगर आप 2-4 स्टॉक पर बैट कर रहे हैं तो ये रिस्क बहुत ही ज़्यादा हो गया, जो कि आपको नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड रखना भी जरूरी है। अगर 1 करोड़ का पोर्टफोलियो तो कम से कम 30 या 35 स्टॉक्स को रखना आप प्रेफर करेंगे ही करेंगे, 30 नहीं तो भी 25 स्टॉक्स तो आप रखेंगे ही रखेंगे, थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन होना जरूरी है। ये पूरा का पूरा कैपिटल पर डिपेंड करता है। तो आइडियल पोर्टफोलियो की सीरीज में आपको यही पता चलेगा आपका कैपिटल कितना है, उस हिसाब से आपको कितने स्टॉक्स रखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रीकांत जी का है, एसबीआई लाइफ और एसबीआई कार्ड में खरीदारी की जा सकती है? नहीं, कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दोनों ही अच्छे प्राइस पर चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के व्यू में किया जा सकता है। ईटीएफ में खरीदारी कर सकते हैं या नहीं? अगर आप निफ्टी 20 के बारे में बात करें तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत डायनामिक्स से रिलेटेड है, डिफेंस के स्टॉक्स में मैं ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आपको सजेस्ट नहीं करता। उसका एक रीज़न है, क्योंकि ये जो सेक्टर है इसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही ज़्यादा कम है। ऐसा नहीं है कि अभी पब्लिक के पास आ जाएगी, अपने वेपन्स बेचने लगेगी, तो इसका जो ग्रोथ की जो स्कोप है बहुत ही कम हो जाती है। गवर्नमेंट को जितना चाहिए उतना ही वो प्रोवाइड करने के लिए कंपनीज बनाई गई है, और प्रॉफिट पर भी ये कंपनीज फोकस करती हुई नज़र नहीं आती है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए जो डिफेंस स्टॉक्स है मैं उसे ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। बाकी ट्रेडिंग करना चाहें तो ऑफकोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्साइड, मारुति और नेस्ले, तीनों ही अच्छे स्टॉक हैं, तीनों ही अच्छे प्राइस पर मिल रहे हैं, खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए तीनों ही अपने सेक्टर में शानदार कामकाज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमकॉन से रिलेटेड। केमकॉन मेरे हिसाब से एक डिसेंट कंपनी है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक अच्छा कॉन्सोलिडेशन भी चलता हुआ नजर आता है। रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अच्छा स्मॉल कैप हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है पराग मिल्क। मेरे हिसाब से पराग मिल्क में अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस में आपको ज़्यादा मार्जिन दिखाई नहीं देता। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के बारे में बात करें तो ये जो सेक्टर है बहुत ही वॉलेटाइल है। सेबी की नई नई गाइडलाइंस आती रहती है, जिसके कारण ये सेक्टर को बहुत ही प्रेशर देखने को मिल जाता है। और इस सेक्टर में मेरे हिसाब से अगर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगा तो मैं ज़ेरोधा में करना चाहूँगा, जो कि फिलहाल लिस्टेड नहीं है। तो एक स्टॉक सिलेक्शन बहुत ही अच्छा होना ज़रूरी है। कौन से स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये जानना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में चर्चा कर ली हमने, जो एड ऑन डिप्स वाला क्वेश्चन था वहां पर उसे कवर कर लिया है। स्टॉक को एवरेज कैसे करें, प्लीज गिव मी द रिप्लाई। अब देखिए, स्टॉक को एवरेज करने डाउन ट्रेड एवरेजिंग होता है और अप ट्रेंड एवरेजिंग होता है। स्टॉक नीचे आता है, स्टॉक जब ऐसे नीचे आता है एक 90 डिग्री तो स्टॉक कभी भी गिरता नहीं है। क्रैश हो गया तो अलग बात है, लेकिन वो कभी कभी होता है। लेकिन जब डाउन ट्रेंड होता है तो स्टॉक हमें जनरली ऐसे नीचे आता हुआ नजर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में कई लोग यहाँ पर बाइंग करना पसंद करते हैं, बाय टाइम यहाँ पर बाइंग करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अप ट्रेंड एवरेजिंग करते हैं, जो ऐसे स्टॉक ऊपर जाता है वहां पर बाइंग करना पसंद करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आपको दोनों में से
किसी एक को सिलेक्ट करना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। कौन सा स्टॉक आपने लिया, सपोज आपने HDFC बैंक को सिलेक्ट किया जहां पर आप डाउन ट्रेंड एवरेजिंग कर रहे हैं, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पर्सनली करना चाहूँगा क्योंकि मुझे पता है कि ये कंपनी अच्छी है, ये बैंक अच्छा है, फंडामेंटल्स इसके अच्छे हैं, फिलहाल समय बुरा चल रहा है, फिलहाल ट्रेंड बुरा चल रहा है, तो ये मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर मैं बाइंग करना पसंद करूँगा। लेकिन अगर आपका ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव है तो अप ट्रेंड एवरेजिंग ज़्यादा बेहतर होता है, जहाँ पर आपको पता चलता है कि स्टॉक एटलीस्ट ऊपर तो जा रहा है, तो आपको जल्दी रिटर्न्स मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप जैसे भी डिप आती है खरीदते जाते हैं और एट द पॉइंट आप वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। तो आपका विजन क्या है और स्पेशली आप ये आपने जो सिलेक्ट किया वो स्टॉक कैसा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विवेक सिंह जी का क्वेश्चन है बाइंग लेवल ऑफ एस्ट्रल, इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा कर ली। 4 फार्मा स्टॉक्स में आप निवेश करना चाहते हैं, 2 लार्ज कैप, 1 मिड कैप और 1 स्मॉल कैप। आपका स्टॉक सिलेक्शन मुझे पसंद आया, एबॉट इंडिया, इप्का लैब, एलेम्बिक फार्मा और कैप्लिन पॉइंट, चारों ही अच्छे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। आपका 20 ईयर्स का होल्डिंग पीरियड है, तो अच्छे हमें परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे क्योंकि इसके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। फार्मा और ऑटो सेक्टर में से कोई एक लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो कौन सा लेना चाहिए? अब देखिए कंपैरिजन सेक्टर्स में भी कौन सा लेना चाहिए ऐसा होता नहीं है मेरे हिसाब से, इसमें भी कैपिटल बीच में आता है। फार्मा और ऑटो सेक्टर दोनों ही ऐसे हैं कि अगर आपका कैपिटल बहुत ही लिमिटेड है तो दोनों को ही अवॉइड कीजिए। कैपिटल अगर आपका 10 लाख का है, 5 लाख से ऊपर भी है तो भी चलेगा, तो भी आप यहाँ पर फार्मा में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑटो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन 1 लाख के कैपिटल से आपको FMCG पर, IT पर, बैंकिंग पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और अच्छे अच्छे स्टॉक्स वहाँ पर खरीदने चाहिए। फार्मा और ऑटो के बारे में फिलहाल की सिचुएशन के बारे में बात करें तो देखिए फार्मा तो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लॉन्ग टर्म के विजन वाले अच्छे स्टॉक्स पर नजर बनाकर रख सकते हैं, बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। ऑटो इंडस्ट्री में भी फिलहाल जो पीक देखने को मिला और फिलहाल अच्छे खासे स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिला है, मारुति है, बजाज ऑटो है, हीरो मोटरकॉर्प है, सब स्टॉक्स हमें स्लाइटली करेक्ट होते हुए नजर आए अभी रिसेंट हाइज से। तो दोनों ही स्टॉक्स अच्छे हैं, दोनों ही सेक्टर्स अच्छे हैं जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ऑटो सेक्टर एक साइक्लिकल सेक्टर है, मार्केट में पैसा कैसा है, मार्केट में डिमांड कैसी है उसके ऊपर चलता है। और फार्मा एक डिफेंसिव सेक्टर है, इसमें डिमांड की बात नहीं आती, इसमें दवाइयां चाहिए तो चाहिए भाई, उसमें डिमांड की क्या जरूरत है। अभी कोई बीमार है तो उसे दवाई देनी ही देनी है, लेकिन अभी कोई अगर बाइक से नहीं जा पा रहा तो उसे गाड़ी लेनी ही लेनी है ऐसा जरूरी नहीं होता। उसके पास अगर पैसे होंगे तो वो गाड़ी लेगा, लेकिन फार्मा में क्या है, पैसे नहीं होंगे तो कहीं से भी अरेंज करके भी हमें गाड़ी लेता हुआ नजर आएगा, माफ कीजिए दवाई लेता हुआ नजर आएगा। तो दोनों सेक्टर्स में बहुत ही अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन राम जी का है स्विंग ट्रेड के लिए भारतीय एयरटेल, पेट्रोनेट, LNG, गोदरेज कंज्यूमर कैसे हैं? भारतीय एयरटेल, पेट्रोनेट, LNG दोनों में प्राइस एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। गोदरेज कंज्यूमर के बारे में बात करें तो प्राइस एक्शन अच्छा दिखाई दे रहा है। मोहित वंशी के बारे में बात करें, डिक्सॉन के बारे में ऑलरेडी बात हो गई, डिक्सॉन यहाँ पर भी है, इन्फोएज के बारे में भी बात कर ली है। रूट मोबाइल और IRCTC करंट मार्केट प्राइस पे कैसे हैं? रूट मोबाइल के बारे में बात करें तो ये हाई ग्रोथ हाई रिस्क वाला स्टॉक मुझे दिखाई देता है, खरीदना चाहें तो थोड़ा सा खरीद सकते हैं, बाकी वेट करेंगे। वैल्यूएशन इसके आपको वैसे तो हमेशा ही महंगे दिखाई देंगे। ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं, रूट मोबाइल है, एफले है, इंडिया मार्ट है और भी कोई नौकरी भी है, ये जो भी इंटरनेट रिलेटेड स्टॉक्स हैं अगर वो प्रॉफिट कमा रहे हैं तो बस बहुत हो गया, उनके वैल्यूएशन मार्केट में एकदम रॉकेट दिखाई देंगे आपको। नेक्स्ट है IRCTC, तो IRCTC भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, खरीदना चाहें तो मेरे हिसाब से बेस्ट प्राइस अगर मैं कहूं तो फिलहाल जो सिचुएशन है कोविड की, जो टेंशन बना हुआ है माहौल में, उस हिसाब से मैं पर्सनली 1500 के बिलो इसे खरीदना पसंद करूंगा क्योंकि इसमें इतनी अपॉर्चुनिटी आई, चिल्लाकर हमने खरीदा था, 1500 पर खरीदो, OFS में खरीदो 1300 के आसपास खरीदा था। तो फिलहाल अभी इतना फोमो में नहीं हूं मैं कि यहां पर खरीदना ही पड़े, और फोमो में अगर आप हैं, अगर आपने नहीं खरीदा है तो मेरे हिसाब से वेट कीजिए, फोमो में आने की जरूरत नहीं है। IRCTC नहीं तो दूसरा कोई स्टॉक आपको मिल जाएगा और मेरे हिसाब से IRCTC भी आपको मिल सकता है। सिचुएशन थोड़ी सी गंभीर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विटी इन्वेस्टिंग में स्टॉक्स को कब सेल किया जाता है? इन्वेस्टिंग की अगर बात करें तो जनरली जब फंडामेंटल्स खत्म हो जाए, आपको लगे कि कंपनी अब आगे ग्रो नहीं करेगी, तब आपको सेल करना होता है। ट्रेडिंग की बात करें तो आपका जो टारगेट है वहां पर आप सेल कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटनी वेस्ट से रिलेटेड, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है तो 2 साल के लिए अगर लॉन्ग टर्म का विजन है तो क्या इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो अब देखिए ये जो अभियान है इतना कोई छोटा अभियान नहीं है कि 2 साल में सब कुछ साफ सुफ हो जाएगा। ये एक वैल्यू है जो कि इंडियंस में डालना जरूरी है, जो कि भारतीय लोगों में डालना चाहते हैं मोदी जी कि आपको साफ सफाई खुद रखनी है। तो ये कोई
छोटा काम नहीं है जो कि आपको 1-2 साल में हो जाएगा और इस कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही सुधर जाएगा। ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बाकी ज़्यादा यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली इन्वेस्ट करने की ज़रूरत मुझे पर्सनली दिखाई नहीं दे रही है। कल्याण के शेयर से आपके पास आपको लॉस हो रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स में हमने आपको बताया था कि यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स भी इतने अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। बार बार लॉस हो जाता है, एक बार होता है तो तगड़ा प्रॉफिट होता है, फिर से तगड़ा लॉस हो जाता है। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। ऊपर से इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा नहीं चल रहा था। अगर आपको मिले ही हैं तो मेरे हिसाब से निकल जाना बेहतर रहेगा। बाकी लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।